हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने समन और वारंट के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद जो भी चैप्टर 6 के रिमेनिंग प्रोविजंस है उनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 82 से। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अगर कोई आदमी एब्सकॉन्ड कर रहा है तो उसके लिए प्रोक्लेमेशन के क्या प्रोविजन है। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट that the person against whom arrest has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, तो उस केस में कोर्ट पब्लिश करेगा एक रिटन प्रोक्लेमेशन। उस केस में कोर्ट एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगी रिक्वायर करने के लिए वो कि वो आदमी एक स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम पर वो आदमी हाजिर हो, और ये टाइम 30 दिनों से ज्यादा के अंदर का के बाहर का नहीं हो सकता। 30 दिनों के अंदर का टाइम होगा तब से जब से ये प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है। तो कभी भी कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, चाहे वो एविडेंस लेकर के या बिना एविडेंस लिए, अगर कोर्ट को ऐसा हैज अ रीजन टू बिलीव कि कोई आदमी जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है वो आदमी वारंट से बचने के लिए छुप रहा है और वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है, वो एब्सकॉन्ड हो रहा है, तो उस केस में कोर्ट ये इशू करेगी एक डायरेक्शन की उस आदमी के लिए एक प्रोक्लेमेशन, एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू किया जाए, ताकि वो आदमी, और जिसमें रिटन प्रोक्लेमेशन ये मेंशन होना चाहिए कि वो आदमी कब किस डेट पर किस टाइम पर उसको अपीयर होना है कोर्ट में, और ये टाइम और डेट जो पब्लिकेशन इशू, जब ये प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा उसके 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। ये पब्लिकेशन कैसे पब्लिश किया जाएगा। इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कंस्पियस पार्ट ऑफ टाउन और विलेज। इसको पब्लिकली पढ़ा जाएगा, एक नोटिस के रूप में सूचना दी जाएगी। जिस शहर या जिस गांव पे वो आदमी ऑर्डिनरी रिसाइड करता है वहां पर ये पब्लिकली पढ़ा जाएगा। दूसरा, इट शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेट। जहां वो आदमी रहता हो, जहां पर वो बिजनेस करता हो या जहां पर कंस्पियस पार्ट पर जनरली पाया जाता है, उस जगह पे इसको, उसका जो घर होगा वहां पे इसको चिपकाया जाएगा, अफिक्स किया जाएगा। तीसरा, अ कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कंस्पियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। और इसके अलावा कोर्ट के प्रेमिसेस में जो कंस्पियस पार्ट होता है, नोटिस बोर्ड जो होता है, वहां पर भी इसको अफिक्स किया जाएगा। तो प्रोक्लेमेशन का पहला जो मेंशन है यहाँ पे, उसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, जिस टाउन, जिस विलेज में जहाँ पे वो आदमी रहता है वहां पे पब्लिकली रीड आउट किया जाएगा, अनाउंस कराया जाएगा। दूसरा, जहां पर वो आदमी रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, वहां पे उसके घर पे ये चिपकाया जाएगा कंस्पियस पार्ट पे। और तीसरा कि कोर्ट प्रेमिसेस, कोर्ट हाउस जहां पर इसको अपीयर होना है वहां पर इसको अफिक्स कराया जाएगा। दूसरा बोलता है द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट द कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज़पेपर। और अगर कोर्ट को सही लगता है तो वो डेली न्यूज़पेपर जो उस एरिया में जहां वो आदमी रहता है वहां पर इसको सर्कुलेट कराने के लिए वो भी ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 बोलता है अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड on a specified date in the manner specified in section 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section has been complied with and the proclamation was published on such day। और एक स्टेटमेंट जहां प्रोवाइड किया जाएगा कि इस प्रोक्लेमेशन जैसा कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर डेट पर वो पब्लिश किया गया था, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि इस प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर को कंप्लाई कर लिया गया है। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 बोलता है जहां भी अगर कोई प्रोक्लेमेशन ऐसा पब्लिश किया गया है जो कि ऑफेंसेस 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 और 460, इनमें से किसी भी आईपीसी के सेक्शंस के अंदर आने वाले अगर कोई ऑफेंस जो इनसे पनिशेबल हो और वो आदमी अगर स्पेसिफाइड डेट और टाइम पर अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी जैसा उनको सही लगे वो उस आदमी को प्रोनाउंस कर सकती है एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो उस आदमी को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रूप में कोर्ट अनाउंस कर सकती है और इसके लिए डायरेक्शन इशू कर सकती है। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to the declaration made by the court under subsection 4 and they apply to the proclamation published under subsection 1। और जो भी प्रोविजन 2 और 3 में हमने पढ़ा था वो सेक्शन 4 पे भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो अभी हमने प्रोक्लेमेशन की बात की, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कोर्ट जो भी इशू करता है प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग
At any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable, or both, belonging to the proclaimed offender. कोर्ट अगर प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर इशू करने के बाद, उस ऑर्डर के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस कि इस आदमी की प्रॉपर्टी को अटैच करना जरूरी है, तो उसके रीजंस को रिकॉर्ड करे किया जाएगा राइटिंग में, और ये कभी भी हो सकता है तो प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर के बाद होगा। वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो या दोनों हो जो उस प्रोक्लेम्ड पर्सन से बिलोंग करती हो, उसको अटैच करने के लिए। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू whom the proclamation is to be issued is about to dispose the whole or part of a property or is about to remove the whole or part of the territory of property from the local jurisdiction of the court. It may order the attachment simultaneously with the proclamation issue of the proclamation. पहला जो हमने पढ़ा सबसेक्शन का जो पहला प्रोविजन था वो प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर इशू होने के बाद कभी भी कोर्ट को अगर ये ऐसा बाय रीजन लगता है कि इस आदमी के लिए कि ये प्रॉपर्टी को अटैच करना जरूरी है, तो वहां पर कोर्ट ऐसा इशू करेगी। दूसरा प्रोविजन यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि अगर कोर्ट को ऐसा मालूम होता है कि ये ऑफेंडर जो है वो किसी प्रॉपर्टी जो कंसर्न मैटर है किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, वो अगर या तो उसको डिस्पोज करने वाला है उसके पूरे पार्ट या फिर एक सर्टेन स्मॉल पार्ट को उस प्रॉपर्टी को, या फिर उसको लोकल जुरिस्डिक्शन से कहीं आगे मूव करना रहा है, क्योंकि इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों चीजें कंसिडर होती हैं, तो उस केस में भी एक कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि प्रोक्लेमेशन के इशू ऑर्डर जो इशू किया गया है उसके साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर इशू किया जाए, यानी प्रोक्लेमेशन और प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एक साथ यहाँ पे होगा इन दो कंडीशंस में। नेक्स्ट सब सेक्शन बोलता है सेक्शन 2, such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. और अगर कभी ऐसा होता है कि ये प्रॉपर्टी जो होती है अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर निकाला गया कोर्ट के द्वारा उसके उसके प्रॉपर्टी के बाहर बिलोंग करती है, तो वो उस प्रॉपर्टी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको इंडोर्स करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। Subsection 3, if the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made by seizure, by appointment of receiver, by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed offender or to any of his one on his behalf, and or by all or any two of such method as the court thinks fit. सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कभी ये प्रॉपर्टी जिसको अटैच करने की बात की जा रही है वो एक डेप्ट प्रॉपर्टी होती है या कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो उस केस में डेप्ट या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो अटैचमेंट किया जाता है उसका तरीका यहाँ मेंशन्ड है, वो बाय सीजर हो सकता है, उस चीज को सीज किया जा सकता है, उस चीज के लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, या उस एक ऑर्डर इशू किया जा सकता है कि उस चीज को प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है उसको डिलीवर नहीं किया जाएगा। ऑर्डर प्रोहिबिटिंग इन राइटिंग, ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, या तो उस आदमी को या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी जो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है उनको ऑर्डर डिलीवर करने से मना करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, या फिर इनमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा तरीके को इस्तेमाल करके कोर्ट को जैसा सही लगे उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए ऑर्डर निकाला जा सकता है। ये था डेप्ट या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसके लिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको अटैच करना है तो उसके लिए सबसेक्शन 4 बोलता है कि अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो लैंड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जिसका रेवेन्यू जाता है, तो उस केस में कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि ये लैंड सिचुएटेड होता है वो उस केस में या तो उसका पोजीशन ले सकते हैं या उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर एक ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकते हैं कि उसका उस लैंड का कोई भी रेंट या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी पार्ट उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिलीवर नहीं किया जाएगा या एनीवन ऑन हिज बिहाफ। और इनके अलावा इनमें से कोई भी ऑर्डर दो और दो से ज्यादा ऑर्डर जो है उनको मिक्स करके भी ऑर्डर कोर्ट को जैसा लगे वो इशू किया जा सकता है। सबसेक्शन 5, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट्स ऑफ लाइव स्टॉक, अगर वो लाइव स्टॉक है, अगर वो गाय भैंस कोई ऐसे मवेशी हैं और ऑफ पेरिशेबल नेचर, या फिर वो ऐसा हो कि जो थोड़े टाइम तक रखने के बाद खराब हो सकता है, द कोर्ट मे इफ इट थिंक्स इट एक्सपीडिएंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ, और तो कोर्ट उसको डायरेक्ट
सेल करने के लिए बोल सकती है इमीडिएटली, और जो भी उस प्रोसीड्स का सेल का प्रोसीड्स होगा, यानी उस सेल को करने से जो भी पैसा मिलेगा वो कोर्ट के पास जमा किया जाएगा, और या कोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर देगी उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए उस तरीके से वो किया जाएगा। The power, duties and liabilities of a receiver appointed under the section shall be same as the receiver appointed under CPC 1908। तो जो भी हम यहाँ रिसीवर की बात की रही है उसके सारे पावर, ड्यूटी और लाइबिलिटी वही होंगे जो कि हम सीपीसी में पढ़ते हैं, जहां ये मेंशन है कि एक रिसीवर के क्या पावर्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है और क्या लाइबिलिटीज होती है। सेक्शन 84, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अगर कोई क्लेम प्रीफर किया जाता है, जो भी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है उस प्रॉपर्टी के नाम पे ऑलरेडी उस आदमी ने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले रखा होता है जो वैलिड डेब्ट के रूप में रहता है। If any claim is preferred to or objection made to attachment of any property attached under section 83 within 6 months from the date of such attachment, अगर उसके जब से अटैचमेंट किया गया उसके 6 महीने के अंदर में कोई आदमी आकर के क्लेम करता है by person other than the proclaimed offender on the ground that the claimant or objector has an interest in such property, तो अगर वो ये क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक बनता है, एंड सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83, और वो इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि सेक्शन 83 में कवर्ड अटैचमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिला, उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके उस आदमी ने ऑलरेडी कुछ लोन ले रखा था या ये किसी बैंक के पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, तो उस केस में क्या होगा कि जब भी ये प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर या अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा उसके 6 महीने के अंदर में जो आदमी कंसर्न होगा, जिसका उस पर इंटरेस्ट होगा, वो आदमी एक कोर्ट को अप्रोच करेगा। कोर्ट उसके बेस पे जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन को हियर करेगी, उसकी इंक्वायरी की जाएगी और उस इंक्वायरी के बेस पर आइदर इन होल और इन पार्ट उस क्लेम को या तो अलाउ किया जाएगा या डिसअलाउ किया जाएगा। अलाउ करने का मतलब उसको उस सर्टेन पार्ट को उस आदमी को रिलीज कर दिया जाएगा और बाकी पार्ट को अटैच किया जाएगा। डिसअलाउ का मतलब उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उस पूरे पार्ट पर कोर्ट का अटैचमेंट का ऑर्डर वैलिड रहेगा। Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative। लेकिन अगर इस पूरे क्लेम के प्रोसेस में या जिस आदमी को क्लेम करना चाहिए अगर वो आदमी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उस क्लेम को कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 बोलता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रीफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय व्हिच the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in the respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। तो ये जो भी हम क्लेम की बात कर रहे हैं इसके लिए कोई आदमी क्लेम जिस एरिया जिस डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है उस डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके कोर्ट में वो आदमी सबमिट करेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन एवरी सच क्लेम एंड ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट इन व्हिच इट इज प्रीफर्ड और मेड, जहां पर भी एक किया जाएगा उसके द्वारा इसकी इंक्वायरी की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रीफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ सीजीएम ही मे मेक इट ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। और अगर ये कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर ये सीजीएम के कोर्ट में अगर ये क्लेम किया गया है तो सीजीएम किसी भी अपने अंडर आने वाले मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए। नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन may within the period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit if any the order shall be conclusive। यहाँ ये भी कहता है सबसेक्शन 4 की अगर ये जो क्लेम या ऑब्जेक्शन किया गया था और कोर्ट ने इंक्वायरी के बाद अगर उसको डिसअलाउ कर दिया, उन्होंने क्लेम और उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया, तो उस ऑर्डर के 1 साल के अंडर में वो पार्टी एक सूट दाखिल कर सकती है अपने राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जब वो उस प्रॉपर्टी का जो भी उस मैटर का रिजल्ट आएगा उसको कंक्लूसिव माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 85 रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। यहाँ ये कहता है कि इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। अगर सपोज किसी कंडीशन में प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट का ऑर्डर किया गया था लेकिन प्रोक्लेमेशन में जो डेट और टाइम स्पेसिफाई किया गया था वहां पे वो प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर हो जाता है कोर्ट में, तो उस केस में इस प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए अटैचमेंट से रिलीज करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करेगा। दूसरा सबसेक्शन बोलता है कि if the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation,
द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो आदमी अपीयर नहीं होता है तो जो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के उनके ऊपर होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करते हैं। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। लेकिन इसको 6 महीने के अंदर सेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि 6 महीने के अंदर में किसी का भी अगर क्लेम या ऑब्जेक्शन होता है तो वो उस पर कर सकता है। एंड until any claim preferred or objection under section 84 has been disposed of unless it is subject to speedy or natural decay। और या तो 6 महीने के अंदर में, नहीं तो अगर कोई क्लेम सबमिट किया गया तो जब तक वो क्लेम का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक इस प्रॉपर्टी को सेल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। अगर वो नेचुरल डिके होने वाली चीज है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बेनिफिट ऑफ ऑनर के इंटरेस्ट में है तो फिर उस केस में उसको सेल करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। Next is subsection 3. If within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property is attached or the court to which such court is subordinate and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant and that he had not such notice of proclamation as to enable him to attend within the time specified such property, if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale, and the residue of the property shall, after satisfying thereof all cost incurred in the consequences of the attachment, be delivered to him। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर अटैचमेंट के ऑर्डर के 2 साल के अंदर कभी भी ऐसा होता है कि जिस आदमी जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और जिसको जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिस्पोज किया है, अगर वो वॉलंटरीली अपीयर होता है, वो खुद से कोर्ट में अपीयर होता है या उसको अगर अरेस्ट करके या कोर्ट के सामने लेके आया जाता है, इसके बाद वो आदमी ये प्रूव करता है कि वो एब्सकॉन्ड नहीं किया था, वो अपने आप को छुपा नहीं रहा था, इस वारंट से छुपने के लिए वो कहीं भागा हुआ नहीं था और ये प्रोक्लेमेशन की जो नोटिस थी वो उसको नहीं मिला कि जब उसको अपीयर होने के लिए या किसी गलत एरिया वो कहीं और गया हुआ था और इसके ऑर्डिनरी लोकेशन पे ये सेंड किया गया था, जो जेन्युइनली अगर वो आदमी गया था तो उस केस में अगर वो प्रॉपर्टी को सेल किया गया है तो उसका जो भी उसका सेल करने के बाद जो पैसा मिला है, अगर उसके पार्ट बाई में सेल किया गया तो उस पार्ट को सेल करने से जो भी प्रॉपर्टी मिली है, और अगर सेल नहीं किया गया है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी रिस्टोर करके उसको दे दी जाएगी। इसमें से वो अमाउंट निकाल दिया जाएगा जो कि इस अटैचमेंट के पूरे प्रोसेस में कोर्ट का जो एक्सपेंस हुआ था, जो कॉस्ट हुआ था, उसको उसमें से माइनस करके बाकी जो बचेगा वो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये था सेक्शन 85। नेक्स्ट सेक्शन है 86, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अगर कभी भी ऐसा होता है कोई आदमी अगर जो कि रेफर सेक्शन 3 ऑफ 85 में उसको ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी को रिफ्यूज किया जा रहा है उसको देने से, तो वो आदमी अपील कर सकता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट में जहां इस मैटर का जनरल फर्स्ट लेवल ऑफ अपील रिसाइड करता है। तो ये था हमारा अटैचमेंट से रिलेटेड सेक्शंस। नेक्स्ट हमारे रेसिडुअरी सेक्शंस जो कि चैप्टर 6 के हैं, डी अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। तो सेक्शन 87 बोलता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। ये कहता है कि अ कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस कोर्ट टू इशू अ समन फॉर अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन रिकॉर्डिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। अगर कोर्ट को कभी ऐसा लगता है जिसकी किसी आदमी के लिए अगर उसने समन इशू किया है, बट अगर कोई ऐसा रीजन है जो कि उसको वैलिड लगता है तो उस केस में वो रीजन को राइटिंग में मेंशन करके उस आदमी के लिए अरेस्ट का भी वारंट इशू किया जा सकता है। इसके दो कंडीशन है, पहला इफ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन और आफ्टर द इशू ऑफ सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर अपीयरेंस द कोर्ट सीम्स रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन। और अगर ये ऐसा तभी होगा जब अगर समन के ऑर्डर को कंप्लाई करने से पहले कोर्ट को ऐसा बिलीव होता है कि वो आदमी भाग गया है या एब्सकॉन्ड हो रहा है और वो आदमी अपीयर नहीं होगा इस डेट पे जिस पे मेंशन किया है, वो समन को ओबे नहीं करेगा, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। दूसरा, इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट हिज अपीयरेंस इन अकॉर्डेंस विद देयर ऑर्डर एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेल्योर। या फिर ऐसा होता है कि अगर समन उसको दिया गया था, समन का जो डेट मेंशन था उस पर आदमी अपीयर नहीं होता है, तब उस आदमी के लिए कोर्ट एक वारंट भी इशू कर सकती है और उसको प्रोवाइड करने के लिए कि वो एक सर्टेन डेट पे उसको लेकर के आया जाए। Section 88, power to take bond for appearance. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without surety for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial.
कभी अगर ऐसा होता है कि जिस आदमी के अपीयरेंस या अरेस्ट करने के लिए अगर समन या वारंट इशू किया जाए वो आदमी उसी वक्त कोर्ट में मौजूद है, तो उस केस में जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा वो उस आदमी को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है विथ और विदाउट श्योरिटी के साथ कि वो एक सर्टेन डेट पे जब उसको कोर्ट ने मेंशन किया है उस वक्त वो अपीयर होगा, और जिसको या उस कोर्ट में या फिर किसी दूसरे कोर्ट में जहां इस मैटर को ट्रांसफर किया जा रहा है ट्रायल के लिए। 89 अरेस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस। अगर कोई आदमी जो कि जिसने बॉन्ड बनाया था इस कोर्ट में कि वो अपीयर होगा लेकिन वो अपीयर नहीं होता है, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का होगा वो इशू करे एक वारंट डायरेक्ट करने के लिए उस आदमी को कि वो उसको अरेस्ट करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। सेक्शन 90 प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। जो भी प्रोविजन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जो समन और वारंट से रिलेटेड है, तो उसके इशू सर्विस और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एज फार एज पब्लिकेबल होगा वो जो हमने अभी पूरा ये इस चैप्टर में पढ़ा चैप्टर 6 में, वो उन सारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही किसी का समन उसका और वारंट से रिलेटेड उसका इशू उसका सर्विस और उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता था। ये है हमारा सेक्शन 6 और ऑफ सीआरपीसी। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन 7 पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।